भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की खासियत भी किसी हद तक भारत जैसी ही है। सब कुछ मिला जुला, कभी एकजुटता तो कभी मतभेद, कहीं विद्रोह तो कहीं सत्याग्रह, कोई नरम तो कोई गरम, कोई सबके साथ चला तो कोई अकेला ही निकल पड़ा। समानांतर सोच लेकिन साझी विरासत। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह से 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा लहराने के बीच के 90 साल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के कहलाते हैं। 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन फिरंगी शासन के लिए एक सुनामी साबित हुआ, जिसने उसकी जड़ें हिला दी और वाकई उनका भारत छोड़ना तय हो गया। अब बात सिर्फ तारीख की थी। लोग दिमागी तौर पर आजाद हो चुके थे। देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकारें बना ली गईं, भले ही वे लंबे समय तक टिक ना सकी हों। यूपी के बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बना ली। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बलिया का टाइगर कहा था। महाराष्ट्र के सातारा में नाना पाटिल रातों रात जननेता के तौर पर स्थापित हो गए। बंगाल में मिदनापुर की सरकार के पास तो कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के अलावा अपनी डाक व्यवस्था और अदालतें भी थीं। उड़ीसा के तलचर में स्वराज की स्थापना हो गई। देश के कई इलाकों में पुलिस थाने पर कब्जा कर सत्ताधारियों को उखाड़ फेंका गया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता जेलों में बंद थे, लिहाजा समाजवादी धड़े ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों समेत हजारीबाग जेल से भाग निकले और भूमिगत रहते हुए दिशा देते रहे। तब गुप्त रेडियो स्टेशन भी चलाए गए, जिसमें राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली की भूमिका अहम रही। बर्लिन रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला वार की संज्ञा दी। भारत छोड़ो आंदोलन हर लिहाज से एक जन विद्रोह बन गया, भले ही इसका संचालन किसी केंद्रीकृत व्यवस्था से नहीं हो रहा था। इस दौरान 200 पुलिस थाने, 1300 सरकारी भवन, 273 निजी भवन, 382 रेलवे स्टेशन बर्बाद कर दिए गए। करीब 664 जगहों पर बम विस्फोटक रखे गए। 400 जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ फेंकी गई। 900 से ज्यादा पोस्ट ऑफिस जला दिए गए। बेशक भारत छोड़ो का नारा खुद महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन इस दौरान गांधी का दिया गया अहिंसा का संदेश लोगों के गुस्से में कहीं गुम हो गया। दूसरी तरफ अंग्रेज हुकूमत भी चुपचाप नहीं बैठी थी। सरकारी दमन चक्र अपने उफान पर था। गिरफ्तारी, नजरबंदी, पुलिस फायरिंग और यहां तक कि आगजनी, सारे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। 1943 के आखिर तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। सरकारी आंकड़ों में पुलिस फायरिंग में 1060 लोग मारे गए। असली संख्या कहीं ज्यादा थी। मिदनापुर में पुलिस ने 31 कांग्रेस शिविर और 164 घरों को आग लगाई। बलात्कार के 74 मामले दर्ज हुए। इनमें 46 को पुलिस ने एक ही दिन एक ही गांव में किए थे। 25,000 लोगों को सजा दी गई। 50 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई। लोगों पर फायरिंग के लिए हवाई जहाज के इस्तेमाल की बात स्वीकार की गई और लाठीचार्ज और जुर्माने के अनगिनत मामले हुए। आखिर इतने बड़े आंदोलन के पीछे वे कौन से हालात रहे होंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था, जब खुद साम्राज्यवादी रही ब्रिटिश सरकार को नाजीवाद और फासीवाद से खतरा हो गया और ब्रिटिश हुकूमत ने बगैर राय मशविरा के भारतीय सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतार दिया। भारतीय नेतृत्व के लिए यह एक धर्म संकट वाली हालत थी। ब्रिटिश सरकार अब तक सिर्फ सतही तौर पर डोमिनियन स्टेटस देने की चर्चा भर करती रही थी। ऐसे में अगर वे जंग में ब्रिटेन के साथ जाते तो आजादी की लड़ाई का क्या होता, जबकि इसका विरोध करते तो एक तरफ मौका परस्ती की मोहर लगती, वहीं नाजीवाद और फासीवाद के खिलाफ साथ नहीं देने का दोष भी लगता। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कांग्रेस और जिन्ना में विवाद थे तो मुद्दों पर भीतरी मतभेद भी थे। सुभाष चंद्र बोस इस नीति पर थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लिहाजा ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने में धुरी राष्ट्रों की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। तो दूसरी तरफ गांधी अवसरवादी साबित नहीं होना चाहते थे और सत्याग्रह और अहिंसा के दम पर आजादी के पक्षधर थे। ऐसे में कांग्रेस ने बीच की राह लेते हुए जंग में सशर्त समर्थन का प्रस्ताव दिया, ताकि अंग्रेज केंद्र में फौरन एक उत्तरदायी सरकार गठित कर सके और भविष्य के सवाल पर एक संविधान सभा का गठन हो सके जो स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार कर सके।
इसके जवाब में वायसराय ने अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव रखा जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस और नया संविधान बनाने के अधिकार की बात थी। साथ ही वायसराय के कार्यकारिणी का गठन भी किया जाना था। कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और गांधी जी की अगुवाई में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत का फैसला किया। गांधी का मानना था कि माहौल नागरिक आंदोलन के लिहाज से ठीक नहीं है। ऐसे में अंग्रेजी सरकार की राह में रोड़ा अटकाए बगैर लोगों में युद्ध के खिलाफ जागरूकता के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह बेहतर रास्ता होगा। लिहाजा 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने वर्धा के करीब पवनार में युद्ध विरोधी भाषण देकर सत्याग्रह का उद्घाटन किया। वे गांधी जी की निजी पसंद थे। इससे पहले उनके दो नामजद नेता नेहरू और पटेल पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। इस बीच जंग में जापान के कूद पड़ने से ब्रिटेन की हालत बिगड़ने लगी और भारत से समर्थन की जरूरत पड़ी तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसके मुताबिक जंग खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने और संविधान सभा के गठन की बात कही गई, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के प्रतिनिधि रहेंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने संविधान को स्वीकार करने के लिए यह शर्त भी जोड़ी थी कि अगर कोई प्रांत चाहे तो भारतीय संघ से बाहर रह सकेगा और ब्रिटेन से सीधी बातचीत कर सकेगा। रक्षा सैन्य कार्रवाई का नियंत्रण भी अंग्रेजों के पास ही रहना था। जाहिर तौर पर इसमें स्वीकार करने जैसी कोई बात ही नहीं थी। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को एक दिवालिया बैंक के नाम एक पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया। दरअसल ये कवायद भी अंग्रेजों की अपने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में छवि सुधारने की कोशिश भर थी। इन हालातों में मई 1942 में गांधी ने मुंबई में हुई कांग्रेस की सभा में कहा कि अब वे आदेशात्मक स्वर में अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहेंगे और नहीं मानने की हालत में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। 14 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को पारित कर दिया। कांग्रेस ने लोगों से अपील की कि आंदोलन का आधार अहिंसा होगा। साथ ही सचेत किया गया कि बहुत संभव हो कि लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी करना या उन तक पहुंचाना मुमकिन ना हो सके। ऐसे में उन्हें मोटे तौर पर सामान्य निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करते रहना होगा। हुकूमत भी तैयार बैठी थी। 9 अगस्त को गांधी जी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पुणे के आगा खान महल में और मौलाना आजाद और नेहरू को अहमदनगर के किले में कैद कर लिया गया। कांग्रेस और इससे जुड़े संगठनों को गैर कानूनी करार देते हुए भारतीय सुरक्षा कानून के बेजा इस्तेमाल से आम लोग जेलों में भरे जाने लगे। लेकिन सरकारी दमन ने आग में घी डालने का काम किया। देश भर में प्रदर्शन हड़ताल शुरू हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश तक फैल गया। मिल मजदूरों ने हड़ताल की तो विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना बेहतर समझा। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश करते 7 छात्र पुलिस की गोली का शिकार होकर शहीद हो गए। फिर तो जैसे सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने की एक होड़ सी लग गई और आंदोलनकारियों को अब हिंसा से परहेज नहीं रहा। आंदोलनकारियों ने सरकारी इमारतों, पुलिस और पुलिस थानों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए। रेल की पटरियां उखाड़ फेंकी गईं। टेलीफोन, टेलीग्राफ और बिजली के तार काटकर संचार और पुलों को तबाह कर यातायात ठप करने की हर मुमकिन कोशिशें शुरू हो गईं। अब जनता दिलो दिमाग से आजाद हो चुकी थी। सरकार इन तमाम घटनाओं के लिए कांग्रेस और महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही थी, तो गांधी इसके लिए सरकार की दमनकारी नीतियों को। सरकार नहीं मानी तो गांधी जी ने 21 दिन के उपवास का फैसला किया, जो 10 फरवरी 1943 से 3 मार्च 1943 तक चला। इस अनशन से देश विदेश में तहलका मच गया। लोगों ने अपने खिताब, उपलब्धियां और तमगे सरकार को लौटा दिए। अनशन खत्म हुआ तो सबने राहत की सांस ली। 6 मई 1944 को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को रिहा किया गया। इधर द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों के पाले में जाने लगा तो कांग्रेस के नेता रिहा किए जाते रहे।
जून 1945 में वायसराय ने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि भारत में संवैधानिक संकट को समाप्त किया जा सके। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ।